अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम से गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नए असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में मुल्क की मजमूई जेका सियासी सूरत हाल है उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। ख़ासि करे जेके वफ़ाक़ी गादी वारे शहर में मुख़्तलिफ़ शयूं डिस्कस थी रहियूं आहिनि, जिन में आर्मी चीफ जी जेका मुलाज़मत जो मुद्दो है उनमें वाद वारो इशू है। इमरान ख़ान पारां धरणो जो 4 अक्टूबर वारो उहो हाणे मुलतवी कयो आहे। 9 अक्टूबर ते लाहौर में जलसो कंदो ऐं हुनजो चवणु आहे त 11 अक्टूबर वारी चूंड खां पोइ इस्लामाबाद जो रुख कंदासीं। ऐं इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मुख़्तलिफ़ शयूं हिन वक़्तु बहस हेठि आहिनि। पार्लियामानी कमेटी कम करे पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ़ जो कार्रवाई थियनि पियूं, उन पीपल्स पार्टी जूं दावूं आहिनि। मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी विच में जो मफ़ाहमत वारो हेसिताईं सिलसिलो हलियो पियो, छा उनखे को दचको लगण जो अंदेशो है। ये सब शयूं आहिनि जिन ते डिस्कस कंदासूं। असांखे जॉइन किया है इस्लामाबाद के ॿिनि तमाम सीनियर सहाफ़िन, जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब और जनाब ख़ालिद जमील साहब। आपको वेलकम कहता हूँ दोनों दोस्तों को। सिद्दीक़ साहब, पहले आपसे शुरू करेंगे। आर्मी चीफ के हवाले से बात करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो दोस्ती और मफाहमत जो जारी थी 7-8 साल से, अब जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और उसके बाद जो लव लहजा इख्तियार किया है पीपल्स पार्टी ने, तो आपको क्या लगता है कि ये मफाहमत जारी रहेगी या अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने जा रही है? ये बहुत शुक्रिया ताराजर साहब। जो जहाँ तक मफाहमत की बात है तो वो तो अब नज़र नहीं हमें आती है। आप देख लें कि उन्होंने कि अपनी जो लाइंस हैं वो ड्रा कर ली हैं वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी ने, और जिस तरह पीपल्स पार्टी की बहाली के लिए, उसको दोबारा फ़ाल बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ज़रिए, वो भी आपके सामने हैं। वजह उसकी यही है कि जो कार्रवाइयाँ इस वक्त नैब की जानब से देख लें या FIA रेंजर्स की जानब से देख लें, उसके ऊपर सिंध हुकूमत के एतराज़ात मुसलसल आ रहे हैं और एक तासुर ये बड़ा तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहा है कि सिर्फ सिंध में जो है वो करप्शन है और वहीं पे जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस वजह से एक तरह का जो एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध हुकूमत के, उसमें कुछ वज़न भी हमें दिखाई देता है कि आप एक सिर्फ एक जमात को निशाना बनाएँ और उन्हीं के लोगों को उठाएं, और फिर जो जिस किस्म के इक़दाम आप लेते हैं कि वफाकी एजेंसियों के ज़रिए जो वहाँ भी सिंध हुकूमत है उसको नज़रअंदाज करके मामलात को अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो एक तनाज़ा ऑलरेडी पैदा हो चुका है वो मज़ीद फिर आगे उसमें गहराई आएगी और मामला जो है वो ख़राब होंगे। उसमें पीपल्स पार्टी ने जो अब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत हुआ था तो यही तय पाया था कि मामला बहुत सी जो नुकात के ऊपर इत्तफाक हुआ था कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपने देख लिया कि चेयरमैन जो अपोजिशन से होगा या एक दूसरे की हुकूमत को नीचा नहीं दिखाएंगे, गिराएंगे नहीं, वो सारे मामले तो थे। मैंडेट तस्लीम करेंगे, मैंडेट तो मियाँ साहब ने तस्लीम कर लिया, लेकिन मियाँ साहब के गले में तो वो पड़ गया वो कराची का ऑपरेशन, जिसकी मंजूरी खुद उन्होंने दी। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी थी, कप्तान तो अब भी कैम अली शाह हैं, लेकिन वो बेचारे क्या कहते हैं वो मिसबाल हक जैसे कप्तान जो है ना उसी तरह के ना, तो सिलेक्शन में उनका अमल दखल इतना ज़्यादा नहीं होता। वो तो बेचारे खुद रो रहे हैं कि FIA मुझसे नहीं पूछती, रेंजर नहीं पूछती और नैब की जानब से भी जो कार्रवाइयाँ की जा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो अब मफाहमत रह नहीं गई। फिर आप देख लें खुद आसिफ अली जरदारी के इतने तगड़े और ताबड़तोड़ किस्म के कड़ाकेदार जो बयानात आए हैं, उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ को इस चीज़ बहुत ऐसे तो खामोश रहे हैं। तो पार्टी मीटिंग्स में उन्होंने कुछ दुख और अफसोस का इजहार किया है मियाँ साहब ने किस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि अब वो जो मफाहमत वाला काम था ना, वो लोग ये कह रहे थे ना कि ये मुकमका पॉलिसी है, तो वो मुकमका पॉलिसी अब वो चल नहीं सकती और इसमें मियाँ साहब भी कुछ मजबूर हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं कराची में नैब की या करवा रहे हैं FIA नैब या रेंजर्स के ज़रिए, वो आपको मालूम कि वो कौन लोग हैं और वो उनकी वजह से कराची में अगर अमन आ रहा है तो मियाँ साहब तो चाहेंगे कि कराची में अमन आ जाए और वहाँ पे भी मेरी हुकूमत है, सिंध हुकूमत को कोशिश तो करते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकें, लेकिन जितनी भी मीटिंग्स वफाकी सतह पे या सूबाई सतह पे हुई हैं उसके बावजूद इनका जो आपस में जो हमें वो तालमेल है ना वो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि ये जो खलीज है ये मज़ीद वसी होती जा रही है। सही। खालिद साहब, सिंध में जो कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से इमरान खान का एक बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ पंजाब और KP में भी होनी चाहिए। उस पर चौधरी निसार का एक शदीद रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि ये किस तरह वो दावत दे रहे हैं रेंजर्स को या वफाकी इदारों को कि वाकई पंजाब और KP में कार्रवाई करें। तो चौधरी निसार साहब का अगर बयान देखें तो सिंध के लिए वही कार्रवाइयाँ जायज़ हैं,
अगर पंजाब और केपी में इमरान खान मुतालबा करते तो वो नाजायज़ हो गया। एक तो यह है कि सिंध में दो किस्म का ऑपरेशन चल रहा है। एक ऑपरेशन है जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है, अमन व अमान के लिए है, और जो जिनके पास गैर कानूनी असला है या टारगेट किलिंग के अंदर या भत्ताखोरी में जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। उसी ऑपरेशन का जो सेकंड फेज़ है वो ये है कि ऐसे अफराद, सियासतदान या बाअसर लोग या बिजनेसमैन जो अच्छा खासा मालदार लोग हैं और उनके पैसे से कहीं ना कहीं दहशत गर्दों को माली मुआवनत मिल रही है या उनको असला मिल रहा है या किसी किस्म की सपोर्ट मिल रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये है एक पहलू। दूसरा पहलू है कि जो करप्शन के अंदर मुलविस लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई, और अगेन इस करप्शन के अंदर भी जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस करप्शन के पैसे में से भी कुछ ना कुछ पैसा दहशत गर्दों को गया है, जिसकी वजह से रेंजर्स ने वहाँ पे हाथ डाला है। अब इमरान खान का ये मुतालबा कि इस किस्म की कार्रवाई पंजाब और वफाक में या केपी में भी होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को शायद असल हकायक का और बारीकियों का नहीं अंदाज़ा कि ऑपरेशंस की नौयत किस किस्म की है, किसके खिलाफ किस कानून के तहत या किस चीज़ के तहत कार्रवाई हो रही है। वो जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि जी करप्शन बेसिकली उनका है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो और केपी में भी आए, पंजाब में भी आए, तो मेरा ख्याल है ये रेंजर्स का और उनका मैंडेट ही नहीं है कि वो करप्शन के अंदर, ये है नैब का, FIA के फाइनेंशियल क्राइम विंग का या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होते हैं। नहीं, तो आप क्या समझते हैं टेरर फाइनेंसिंग सिर्फ कराची में है? हाँ, पंजाब में नहीं है, केपी में नहीं है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि अब दूसरा पहलू जो है कि वो जो टेरर एंड फाइनेंसिंग का और वो जो सारे मामला हैं उसमें मेरा ये ख्याल है कि ये ऑपरेशन सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेगा, ये पंजाब में आएगा, ये पंजाब के अलावा केपी में भी होगा। और केपी में मेरा ख्याल है माजी के अंदर हमें देखा है गिरफ्तारियां हुई भी हैं इस सिलसिले के अंदर, लेकिन कराची जो है वो मेन स्ट्रीम के अंदर है, सबसे बड़ा शहर है, आपकी मईशत की जो है कि वो आप कहते हैं कि वो नब्ज़ है या आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो इसलिए वहाँ पर छोटी सी बात भी होती है तो वो मीडिया के अंदर और आपको बहुत बड़ी नज़र आती है। वो बाकी शहरों के अंदर भी अभी रिसेंटली ही आपके एक वफाकी वज़ीर को नोटिस सर्व किया गया और अभी मोस्ट लाइकली कि अगले 1-2 हफ्तों के अंदर जो है कि ये नंदीपुर केस और इस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर आपको नज़र आएगा कि वफाकी वज़रा जो हैं कि शायद नैब उनके पास आ रही हो या वो नैब के दफातर में जा रही हो पेशी भुगतने के लिए, जवाब देने के लिए, और इस मुमकिन है गिरफ्तारियाँ भी हो जाएँ। इसी तरह लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर भी जो है गिरफ्तारियाँ होंगी। मेरा ये ख्याल है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या उन इदारों की जो स्ट्रेटजी है वो शायद ये है कि बैक वक्त आप हर जगह के ऊपर महाज मत खोलें, कि अगर आप कराची के अंदर इस वक्त फुली ऑपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे आप बिला इम्तियाज़ खा वो किसी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, खा वो किसी लिसानी जमात से हैं, खा वो किसी नस्ली या किसी फ़िरका वारियत या किसी भी मजहबी जमात से तल्लुक़ है, अगर अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है, तो असल इशू जो आपने सदीक साजिद ने भी जिसकी निशानदेही की कि देखिए मिसाक जमहूरियत जो है मेरा ख्याल है वो इंटैक्ट है, पॉलिटिकल साइड के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर और उन नुकात के ऊपर अगर आप देखें जो मिसाक जमहूरियत की रूह थे उनके ऊपर शायद अभी भी अमल हो रहा है। लेकिन एक नुक्ता जिसके ऊपर इख्तिलाफ राय पैदा हो गया वो ये है कि जब आप कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक जगह पे तो आपको नज़र आ रही है, दूसरी तरफ अभी आपको नज़र नहीं आ रही, अभी शायद वहाँ प्लानिंग के फेज़ के अंदर है, शायद वहाँ ग्राउंड वर्क होमवर्क हो चुका है, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें होनी है, अभी हुई नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा पीएस पार्टी की सफ़ों के अंदर से बयान आए हैं कि ये सिर्फ सिंध में ही क्यों, पंजाब में क्यों नहीं होता। इमरान खान कह रहे हैं जी पंजाब और केपी में भी आप तशरीफ़ ले आए। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो सियासी जमातों के इनके अंदर वज़न भी है। और लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं, रेंजर्स है या बाकी है, मेरा ख्याल है उनकी ये स्ट्रेटजी है कि एक वक्त कराची से थोड़ा सा ज़रा फ्री हो जाए, थोड़ा सा वो ईजी हो जाए, लोगों को नज़र आ जाए कि अगर एक क्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन करते हैं तो उसके नताइज क्या निकलते हैं। तो एक्सेप्टेंस जो है ना पब्लिक के अंदर वो बड़ा ज़रूरी होती है। फोर्सेज अगर ग्राउंड में गई हों लड़ने के लिए और आपको पब्लिक में एक्सेप्टेंस ना हो तो फिर वही होता है हाल जो आपको पिछले 6 सालों मुशर्रफ दौर में नजर आया था, फोर्सेज के ऊपर लोग हमले करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपकी फोर्सेज कामयाब नहीं हो पाती। तो मेरे ख्याल यही स्ट्रेटजी है कि जिसकी वजह से पंजाब में, वफाक में या आपको बाकी सूबों में वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और केप इसके सिंध के अंदर जो है या बलूचिस्तान के अंदर भी इवन आप देखें ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आपको पंजाब में मेरा ख्याल है क्योंकि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट भी मरकज़ और पंजाब में बैठे हैं और बहुत सारे वफाकी इदारे जो हैं वो बराह रास्त वजारत दाखिला के अंडर हैं, इसलिए भी शायद वहाँ पे इतना खुल के काम नहीं हो रहा। लेकिन मेरा ख्याल है ये होगा सही और शायद ये आपको अक्टूबर में नज़र आ जाएगी इस किस्म का नहीं। कराची में देखें ना जो टेररिज्म के खिलाफ, टारगेट किलिंग के खिलाफ जो भी ऑपरेशन हुआ
उसके नताइज तो सबके सामने हैं, बहुत कामयाब हुआ है और टारगेट किलिंग 50% से ज़्यादा कम हो गई है। आप ईदें देखें, हमारे कौमी दिन किस तरह मनाए गए, तो उसका तो हुआ है। लेकिन वहाँ पे तो परेशानी या जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि टेररिज्म के खिलाफ तो आप करें वो पंजाब में देखें अताब, पंजाब के अंदर अगेन दो इसके हवाले हैं। एक तो आप देखें कि मुजफ्फरगढ़ का जो आपने एक ऑपरेशन देखा जिसमें 15 लोग मारे गए थे, मतलब कलादम तंजीम के लोग मारे गए थे। एक वो नोयत है कि जो बराह रास्त जो आप कलादम तंजीम में हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो खुले आम उनके खिलाफ केसेस हैं, वो इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं, और अगर वो किसी सियासी जमात की छतरी के नीचे भी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि अगर सिंध के अंदर ऐसे सियासतदानों, बिजनेसमैनों या बासर शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिनके पैसों से दहशतगर्दों को माली मामलत मिल रही है, तो क्या पंजाब में भी ऐसा होगा या नहीं होगा, ये बुनियादी क्वेश्चन है। जहाँ तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है, साउथ पंजाब के अंदर बड़े ऑपरेशन हुए हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े गए वहाँ से, और ऐसे लोग पकड़ेंगे जिनका कराची में 9-0 और सियासी जमातों से तल्लक था, उनका गैंग्स के साथ तल्लक था। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो गांव की सतह पे किए गए, और जिनका इन्होंने एक कालादम तंजीम का नाम लिया, उनसे मुंसलिक एक जो शख्स है वो मेरे गांव से पकड़ा गया। सही, उसको वो उसी ईद वाले दिन लेके गया। जो खाले इकट्ठी करने का काम था उसके ऊपर इतनी सख्त मॉनिटरिंग थी कि पहले ये नहीं होता था कि गांव की मस्जिद और मदरसे को लोग दे देते थे तो वो कुछ नहीं कहते, कहते ठीक है यार ये गांव का ही है। इस मरतबा पुलिस वहाँ पे भी आई और उन्होंने वही कहूँगा भाई DCO का इजाज़तनामा दिखाएं, और वो खाने लेके आधी से ज़्यादा खाने लेके वो चले गए पुलिस। वो फिर गांव के जो बड़े थे वो बीच में पड़े, चेयरमैनों का, हमें इन चीज़ों का पता नहीं था। ये चीज़ें हो रही हैं और बड़े खामोशी के साथ वो ये कर रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों से उसमें दहशतगर्दों के फाइनेंसर भी पकड़े जा रहे हैं, जो उनके सहूलतकार है, जो उनके हमायती हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि ये ज़ाहिर है एक छोटे लेवल पे हो रहा है, देहातों में, गांव में हो रहा है, लेकिन ये चल रहा है आस्ता आस्ता। और मेरी जिस बंदे से बात हुई उन्होंने कहा कि इसके बाद अब यहाँ से ज़ाहिर जब उसकी सरहद ख़त्म हो जाएगी जनूबी पंजाब की, तो आगे तो सिंध शुरू होता है। तो सिंध के जो देही इलाके हैं हम वहाँ पे भी जाएंगे, सिर्फ कराची तक नहीं रहेंगे। वो आपको ज़्यादा पता होगा, ऑलरेडी हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पर भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इम्पैक्ट देखें, ऑपरेशन का इम्पैक्ट देखें कि, और यही जो सदीक बात कर रहे हैं कि जो इस किस्म के IBOs ऑपरेशन चल रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर, गाँव के अंदर, उसका इम्पैक्ट देखें आप। चंद माह पहले इस्लामाबाद के अंदर स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया था, कभी सोचा भी नहीं था यहाँ हमने कि चलते हुए मोबाइल छीने जा रहे हैं, ख्वातीन से पर्स छीने जा रहे हैं, और इस किस्म की वारदातें बेतहाशा यहाँ हो गई थी। उनके अंदर भी कमी आई है, पंजाब के अंदर भी कमी आई है, टारगेट किलिंग्स के अंदर कमी आई है। अब बुनियादी क्वेश्चन ये है कि आपने उन लोगों को कि जो सरपरस्ती कर रहे हैं पंजाब के अंदर, जो इन सारे ग्रुपों को लेके चलते थे जत्थों की सूरत में, जो सियासी जलसों में इस्तेमाल करते थे उनको इलेक्शंस में, क्या उनके खिलाफ अभी कार्रवाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और आपकी जो सारे ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी है आपकी, जो इस वक्त तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, इसके इम्पैक्ट बड़े पॉजिटिव आए हैं। लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त बनेगी जब आप जो सवाल उठा रहे हैं, जो कराची से आवाज़ उठ रही है, जो लड़काना से आवाज़ उठ रही है, जो जैकबाबाद, खैरपुर से या हैदराबाद से या बदीन या ठट्ठा से आवाज़ उठ रही है, वो आपने अभी उसको देखना होगा कि अब आपने उस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कि सिर्फ ये एक सूबे, एक ख़ास किस्म की जमात सियासी या एक ख़ास किस्म के ग्रोहों के खिलाफ नहीं, बल्कि ये क्रॉस द बोर्ड है, उसके लिए भी आपको ठीक है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, इनको पता है, मुझे पता है, आपको पता होगा, लेकिन ये पब्लिक को जनरली जो है कि उस तरह से मीडिया के अंदर या उस तरह से आपको ये लाना पड़ेगा सामने। और ख़ास तौर पे जब तक आप उनके सरप्रस्तों को नहीं पकड़ेंगे, वो भी अभी जो है कि खामोश हैं, एक्टिविटीज़ कम कर दी उन्होंने अपने, लेकिन आपने जब तक उनको हाथ ना डाला, लोग ये सवाल उठाते रहेंगे और लोगों की तसल्ली नहीं होगी, तशफ़ी नहीं होगी, आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। जो रेंजर्स वाला डॉक्टर आसम को पकड़ने वाला था ना काम, उसके ऊपर मैं उस पर इतफाक़ नहीं करता, ये उनका काम नहीं है, क्योंकि उनको तो ठोस उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर ही पकड़ा। और बाद में जो उनके हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के जो लोग पकड़े गए, जो वहाँ पे जिन लोगों का इलाज होता रहा दहशतगर्द तंजीम से, या उनकी एम्बुलेंसेस का गलत इस्तेमाल होता रहा, वो एक अलग कहानी है। वो तो चलो उनके जो मददगार थे, जो उनके हमायती थे, लेकिन डॉक्टर आसम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, वो तो ज़ाहिर है PMDC में करप्शन की है, भर्तियों में करप्शन की है, एज ए वज़ीर पेट्रोलियम की है। ये काम अगर नैब या FIA करती तो ज़्यादा अच्छा होता,
क्योंकि इदारे नहीं, जो है लेकिन ना, वो एक यही इनका- कह रहे हैं ना कि करप्शन करके उन्होंने उससे टेरर फ्रांसिंग की है। मैं अरेस्ट की बात कर रहा हूँ, अरेस्ट उनको रेंजर ने किया। रेंजर्स ने किया और मतलब ठीक है, ये नुकता बड़ा वैलिड है जिसकी बेस के ऊपर पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही है और होना भी ये चाहिए कि जिस इदारे का जो मैंडेट है वो हाँ, काम होना चाहिए, बिल्कुल। उसको अपने मैंडेट से निकलना नहीं चाहिए। मेरी इतलात के मुताबिक डॉक्टर आसिम को पकड़ने से पहले रेंजर्स के पास ऐसे शवाहिद थे कि जो लिंकेजेस थे जिसके टेररिज्म के साथ। नहीं, लेकिन और केएमसी के दफ्तर पे छापा मारा, फाइलें उठा के ले गया, उसमें अगेन जो है कि देखें, इसमें हमारे इदारों की जो कोताही है, मैं ये समझता हूँ ये है कि उनके पास जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है ना, जिस बेस के ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, उनका एक स्पोक्स पर्सन है। जब वो स्पोक्स पर्सन ये अनाउंसमेंट करता है कि हमने फलां शख्स को पकड़ लिया है, तो मेरा ख्याल है उनको ये बता देना चाहिए उस वक्त कि हमने इसको फलां इल्ज़ाम के तहत, और ये चीज़ें हमारे पास चले हैं। टाइम एक ब्रेक इस चीज़ को जो छुपाते हैं ना, जिसकी वजह से ये अब सवाल उठता है और आप पहले आता है, और हम मीडिया में क्या करते हैं, हम इनिशियली जो परसेप्शन और इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेस के ऊपर खबरें करते हैं, फिर वो बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बाद ये एक सॉलिड परसेप्शन बन जाता है जी कि करप्शन में पकड़ा गया था, बाद में ये चीज़ आई है। टाइम ब्रेक का हुआ है, वापस आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। नाज़रीन, हलूदा ननी साहित्य असां गॾियल जो वेलकम बैक नाज़रीन। सिद्दीक साहब अभी जो बात कर रहे थे खालिद साहब के, लाहौर में भी कार्रवाइयाँ या पंजाब में शुरू होने वाली हैं, किसी मिनिस्टर को नोटिस भी सर्व हो चुका है। लगता है आपको कि अब वफाक में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है? जैसे खालिद साहब ने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत तकरीबन तमाम इदारे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब इस तरह की इजाज़त देंगे अपने इदारों के कि उनके पार्टी के अहम रहनुमाओं पर वो हाथ डालें? भाई उनके इजाज़त देने या ना देने की तो अब सवाल ही पैदा नहीं ना होता। अब आर्मी चीफ क्या यौम दिफा के ऊपर जो तकरीर था, खिताब था, वो आप सुने, कराची में जो उन्होंने खिताब किया वो देखें, और वक्तन फ़क्तन उनके जो फ़ौजी जवानों से जब वो खिताब करते हैं, जाते हैं, तो दो तीन चीज़ें वो हर खिताब में उनके वो शामिल होती हैं कि हम दहशत गर्दों, उनके हमायतियों, उनके मददगारों, उनकी माली मदद करने वालों को भी खात्मा करेंगे, और जो लोग करप्शन करते हैं, करप्शन का पैसा या मनशियात का पैसा जो है वो दहशत गर्दी और जराइम में इंतहा पसंदी में इस्तेमाल करते हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये पैगाम है उन लोगों के लिए। अब ये जो सिंध में हुआ, किसी न किसी तरीके से ताल्लुक तो जुड़ा ना जी। सही। आज डॉक्टर आसम पे करप्शन का इल्ज़ाम, लेकिन उसका हॉस्पिटल के मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा। एमपीएम के साथ उनके क्या रवाबत थे वो सारे कहने की ज़रूरत नहीं है। सही। वो लिंकेजेस अब पंजाब में भी जा रही हैं, जैसे खालिद जमीर साहब अभी बात कर रहे थे कि जो सरपरस्त हैं, जो उनके मददगार हैं, और वो भी ये सारे काम करते थे कि भाई अगर वो किसी ऐसे फेल में शामिल हैं या उनकी वो सपोर्ट करते हैं या जो पैसा नाजायज़ तरीके से कमाएगा, क्योंकि जब आप करप्शन का पैसा कमाते हैं ना अता राजर साहब, तो उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल। और उसमें वो तो फिर लत पड़ जाती है ना, नशे वाला हिसाब है ना, कि अगर वो फिर आपके वो होता है कि लालच कि ये मैंने 100 अरब कमाया है तो अब मेरे 200 अरब हो जाए, तो उसके लिए फिर आप हर तरीका इस्तेमाल करते हो। और हमारे मुआशरे की ये बदकिस्मती है कि यही जो पैसा है ये फिर इस्तेमाल होता है गैर कानूनी कामों में। बेशक पता नहीं चलता, जो सरपरस्त बैठा होता है वो तो ऑर्डर कर देता है कि जनाब फ़लाँ बंदे को आप मजबूत करें, फ़लाँ को आप कमज़ोर करें। हमारा सियासी निज़ाम और उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ जो ये एक बरादरी सिस्टम वोटों के हवाले से, फिर जब इंतखाबात आते हैं तो उसमें भी जो लोग बड़े बड़े खड़े होते हैं। अब देखिए कोई ऐसा एमएनए या एमपीए मेरा ख्याल है शाज़ो नादर होगा जिसके ऊपर कोई ना कोई केस नहीं हुआ होगा। होता है ना जी, किसी के ऊपर कत्ल का है, डकैती का, या उसकी मदद करने का है, कि थाने में बंदे छुड़वाने का, वो सारा ये तो एक जराइम का हो गया। लेकिन जब छोटे जराइम बड़े जुर्म की शक्ल इख्तियार करते हैं, बड़े जुर्म से मैं करप्शन या इंतहा पसंदी या आप ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं, तो फिर ये पंजाब में ये चीज़ें, ये हम नहीं कहते मुबर्रा नहीं, आप उसको वो मुस्तस्ना नहीं है, उसको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि एक वफाकी वजीर को हुआ, भाई करप्शन पे हुआ ना जी। इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है कि वो जनाब उसकी मशीनरी, पहले तो आप रोना रोते रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप खुद गए, अपील भी आपने खुद, फिर वापस पीपल्स पार्टी के दौर में वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ना जी हम करें तो करप्शन, ये करें तो बद इंतजामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना
ये वाकई हर चीज़ को उसके अंदाज में देखना चाहिए कि भाई अगर ये गलत है तो वो है, तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि वज़ीर दाखिला या वज़ीर आला पंजाब, ये अब ये चीज़ें उनके खुल के बात करनी चाहिए, उनके लेवल से ये आगे जा चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको ये पता है, ज़रबे अज़ब आपके सामने है, कौमी एक्शन प्लान आपके सामने है, उसको सबने मंजूर किया, तमाम पॉलिटिकल जमातों ने उसको सपोर्ट किया, सब ने कहा जी होना चाहिए। तो अगर ये करप्शन इस तरह ख़त्म होती है, और इसके ज़िम्मेदार वाली अपना अता राजड़ साहब हम खुद हैं, सही। और हमारे एक एंडोर्स करूंगा कि देखो जब नेशनल एक्शन प्लान बन गया तो उसके अंदर देखो कोई एक नुक्ता नहीं है, 2 नुक्ते नहीं है, 20 नुकात है, पूरे 20 नुकात हैं, और उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। नहीं खालिद साहब, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर अप्रूवल दे दी, और फिर अब उन इदारों को जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, नहीं मुल्क में करप्शन तरफ हमारे सियासतदान करते हैं, नहीं अभी उसी तरफ आ रहे हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ जरा, अपने इदारे में जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो अदारे छोड़ तो नहीं रहे, किसको छोड़ा उन्होंने? अभी वो मैं आपको देखिए ना, बात बताऊं, 2000 सर्विस कोर कमांडर को नोटिस हुए, एक रिटायर को हुआ। एनएलसी स्कैंडल किसका था? करप्शन का पैसा सजा क्या हुई? भाई वो छोड़ दें, देखो अगर कार्रवाई देखो हुई। अता एक चीज समझने वाली है इस केस के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो एक डिसीजन की गलती, वो करप्शन नहीं थी, वो एक डिसीजन की गलती थी। वो उस दौर का फैसला था, मुशर्रफ दौर का, कि जब स्टॉक मार्केट को उठाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन किया कि आप इन्वेस्ट करें यार इदारे का, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। दैट वॉज अ बैड डिसीजन, बैड इन्वेस्टमेंट। उसका कुछ नुकसान हुआ इदारे को, बाद में उसने रिकवर कर लिया। उन्होंने कहा कि बैड डिसीजन था, उसका नुकसान हुआ, उसका अब उसको जुर्माना क्या हो। अब कहते हैं इसको जर्नल को आपने कैद नहीं किया, आपको सजा नहीं दी। एक प्राइम मिनिस्टर को आपने 35 सेकंड की सजा दी थी अदालत उज़्मा में, बिल्कुल बाहर आया, वो रिहा था, ठीक है। एक लेफ्टिनेंट जनरल को आपने ये सजा दिया कि आपके तमाम फौजी एजाजात वापस लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं कहा गया कि आपके नाम से, या हमने वजीर आजम साबिक का नाम वापस ले लिया, आप आइंदा नहीं लिख सकते। आप उस किसी भी फौजी के लिए उसके फौजी एजाजात, उसकी पेंशन, उसकी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से तो उतार दिया होगी। नहीं, वज़ारत उज़्मा से बरतरफ तो कर दिया ना उसको, वो तो बाद में हुआ ना, वो उसी बुनियाद पे हुआ ना। देखो ना, तो छोड़े ना, बुनियाद तो वही है ना। अता वो बंदा भी अपने ओहदे से बरतरफ हुआ, उसके तमाम एजाजात वापस ले लिए गए, उसकी अवाम पेंशन का मुंतखब वज़ीर आज़म और एक ऑफिसर, आप उसके दरमियान आपके लिए वो ऑफिसर बहुत नहीं आता। आप ये देखें ना, वो तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का मामला था ना। उसने कोई क्रिमिनल था, मर्डर केस क्या उसने एक बैड डिसीजन था ना, बैड इन्वेस्टमेंट, तो ये कहा गया उसके तमाम फौजी एजाजात वापस, उसका ओहदा वापस, उसकी जो पेंशन और अमरात के पैसे थे वो कौमी खजाने में जमा होंगे, और उसके बाद उसको कहा जाए अब तुम जिंदगी से बैड डिसीजन पे तो। लेकिन करप्शन कितनी है, कितने इल्जामात लगते हैं साबिक आर्मी चीफ के भाई पर, इल्जामात हैं आपके सामने। एक मिनट, अगली बात बताता हूँ आपको। अभी आपको जब पंजाब में नजर आएगा ना कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, अभी आपको इस जैसे आपको 2-4 और डिसीजन भी नजर आएंगे जिनका ये जिक्र कर रहे हैं ना, वो इंक्वायरीज काफी फाइनल स्टेज के करीब है और वो डिसीजन होने के करीब है, और आप घबराएं नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी उधर भी नजर आएगी आपको। दूसरा एक और चीज आपको बता दूं, ये इंप्रेशन जो है ना, एक समझने वाली बात है कि जी सिंध में पहले क्यों हुआ, या बलूचिस्तान उस वहां पहले क्यों हो रहा है। जब आपको आपकी मुल्क को बैरूनी कुव्वतों से खतरा हो, और वो बैरूनी कुव्वतें आपके मुल्क के अंदर इतनी दाखिल हो, पेनिट्रेशन कर जाएं कि खुदा ना खास्ता आपके मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि एक मुक्ति बानी तर्ज की तहरीक शुरू हो सकती थी। बिल्कुल 100%। तो आपने पहले तो सबसे बड़े उस कैंसर को खत्म करना है ना। जब उसको खत्म करेंगे तो फिर आप अपने इंटरनल इश्यूज के ऊपर आएंगे कि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर को काबू किए बगैर, खत्म किए बगैर आप इंटरनल को भी छेड़ देते और एक्सटर्नल और इंटरनल मिल के आपके एक तहरीक शुरू कर देते, तो आप कहाँ जाते? क्या आपकी फौज, आपके इदारे बैवक्त मशरकी सरहद, मगरबी सरहद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, आपके हर साइड के ऊपर लड़ सकते हैं? आप अपने अंदर जो है कि सियासी कुव्वतों को अपना मुखालिफ बना लें, अपनी मजहबी जमातों को मुखालफत पैदा कर लें, तो क्या होगा फिर? अनारकी, इंतशार, और फिर जो है मुल्क टूटने के करीब चलता है। यही वजह है कि आपको अभी सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है जहाँ पे सबसे बड़ा एक फसाद पैदा होने जा रहा था। कौन नहीं चाहता कि कराची के अंदर जो है कि आपके हमसाया मुल्क से तबीयत याफ्ता लोग जो है कि कराची नहीं, इस बात से तो इख्तिलाफ है नहीं, कोई इख्तिलाफ सिंध के लोग नहीं करते। यही मैं कह रहा हूँ कि जब नेशनल एक्शन प्लान बना, सब अप्रूव हुआ, आप उन्होंने जहाँ सबसे बड़ा गढ़ था या सबसे बड़ा एक मसला था, पहले वहाँ हाथ डाला है। उसके बाद उन्होंने कि लोअर लेवल के ऊपर जो
नर्सरियां थी, उन्होंने वहां हाथ डाल के नर्सरियों को काबू खालिद किया। अब बात आई है सरप्रस्तों की, अब बात आई है सरप्रस्तों की। आपको अंदाजा नहीं, मैं आपको बताऊं ना, छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि वो रिटायर्ड जर्नैल था, बलोचिस्तान की जो FC है उसके जो IG थे, गाड़ी एक मंगवाते हैं बलोचिस्तान से, कस्टम उसका पेड नहीं करते, उसके बाद उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइविंग होती है, एक शख्स जो है वो मारा जाता है, इतला पहुंचती है तो आर्मी चीफ उनको बरतरफ करते हैं, उनको जनाब ओहदे से भी ब्रिगेडियर कर दिया जाता है, तमाम इजाज़ात वापस कर दिया जाता है, तमाम इजाज़ात उनसे भी वापस कर लिए जाते हैं। किसके साथ? हाजिर सर्विस मेजर जनरल IG FC के साथ, उन्होंने तो उनको नहीं बख्शा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो थे मिसाल, वो क्या कहते हैं ना कि वो फ्रंट से लीड करना, ये उन्होंने मिसाल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें भी वो कायम, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे, ये जो खैबर जलसी वजीरिस्तान में कोई वाकया हो जाए, कोई ईद, कोई बड़ा त्यौहार हो, वहाँ पे वो मौजूद नहीं होते, हर जगह पे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये मिसाल अपने इदारे से शुरू की है। और जो उन्होंने बात की ना कि जिन लोगों को नोटिस उन्होंने सर्व किए हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो ऐसे ऐसे स्कैंडल्स जो कि उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने किए जिनका सियासत के साथ ताल्लुक है। वो इदारों की जहाँ तक बात है ना, तो इदारों की करप्शन रोकने के लिए उसमें वाज़े तौर पे मैं कहता हूँ नैब नाकाम रहा, हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नाकाम रही, हमारे FIA नाकाम रही, हमारे एंटी करप्शन के तमाम इदारे नाकाम रहे। अगर वो अपना किरदार सही तरीके से अदा करते हैं ताराजट साहब, इन लोगों को इसमें हाथ डालने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब ये इतना कैंसर फैल गया कि करप्शन का पैसा बराह रास्त उधर दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो फिर इन्होंने कहा जी ठीक है जी, दहशतगर्दी तो ख़त्म करनी है ना, तो उसकी जड़ें भी पकड़े। फिर अब ये जड़ों को जो है वो, करप्शन आपके मुल्क से खत्म नहीं होगी, सोसाइटी से आपकी खत्म नहीं होगी, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और दुनिया भर के अंदर करप्शन है। असल इशू ये है कि अभी आपने एक तस्करा किया कि साबिक आर्मी चीफ के भाई का चेयरमैन नैब जो है ना, ये इन्होंने कुछ हलकों में जाकर फाइलें शाइलें दिखाई थी, सही, तो उनको कहा कि आपको किसने रोका है, गो अहेड, सर्व हिम नोटिस, सर्व देम नोटिस, अरेस्ट देम इफ यू रिक्वायर्ड। तो नैब फिर क्यों नहीं कर रहा? वो इस वजह से नहीं कर रहा, कुछ 86 करोड़ रुपया देकर उन्होंने प्री बार्गेन कर ली, रजा कराना वापसी। सही नहीं है ना, अब बात यही है ना, वही नेब जहाँ काम नहीं कर रहा वहां पे हमारे इदारे जाते हैं, कार्रवाई करते हैं। इन्होंने बता दिया ना कि जब उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप जो करना है आप करें, हम किसी में रुकावट नहीं बनेंगे, यू आर अ फ्री इंडिपेंडेंट। कासम से आप भी तो प्री बार्गेन, जब जब इंडिपेंडेंट कहा तो उन्होंने, जिनका नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये लेंगे, हम पैसा देने को तैयार हैं। और ये जो इससे पहले कि आप आए पकड़े हुए नोटिस करें, पैसा ले लें। जिस केस में ये पंजाब के फंसेंगे लोग, ये वही केस है जिसमें प्री बार्गेन हुई है। हाँ, इसी में वो पंजाब को जो बहुत से लोग पकड़े जाने हैं ना, ये लैंड ग्रैबिंग की जो बात कर रहे हैं, ये वही केस है। उन्होंने अपना हिस्सा वापस दे दिया, भाई हमने ये कमाया था, ये ले लें, अब जाए उनसे पूछें, बाकी सारा उन्होंने कमाया। नाज़रीन, हलूदा नदी साहित्य असां गॾियल जो नाज़रीन, प्रोग्राम में बेहर भलीकार। सईद साहब, अभी बात हम कर रहे थे कि सियासतदान नाकाम हो चुके हैं, जो हमें दूसरे इदारों का, ख़ासतौर पर अगर सीधा नाम हम लें आर्मी चीफ का, इतना बड़ा किरदार नज़र आ रहा है हर महाज पर, वो हमारा दिफाई महाज हो, खारजी महाज हो, हमारे जो अंदर मुल्क के अंदर जो हालात हैं, अमन अमान और हर चीज़ पे, ख़ासतौर पर अब जो करप्शन वाली चीज़ें हो रही हैं, वो भी आप सीधा तो नहीं कह रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि चौधरी निसार के हाथ में भी कुछ नहीं है, सब कुछ आर्मी चीफ ही हैंडल कर रहे हैं हर चीज़ को। और दूसरी तरफ ये बातें हो रही हैं कि आर्मी चीफ को कोई कह रहे हैं कि तोसी देनी चाहिए, कोई कहते हैं तोसी नहीं देनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि कोई ये, और कल एक स्टोरी ब्रेक हुई है कहीं के हुकूमत तो तोसी देने के लिए तैयार है, लेकिन आर्मी चीफ खुद तोसी नहीं लेना चाहते। ये तो हमारे भी इतलात है कि वो खुद भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको तोसी लें, क्योंकि फ़ौज में सीधी सी बात है, किसी आर्मी चीफ का तोसी लेना जो है ना, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। ये मुख्तलिफ़ किताबें साबिक़ जर्नैल लिख भी चुके हैं इसके ऊपर, तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं है। और जिस तरह की इस वक्त जनरल रहील शरीफ की मकबूलियत है फ़ौज के अंदर, मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क, पिछले दिनों इकानमिस्ट ने भी जो उनकी मकबूलियत के हवाले से एक सर्वे किया है, तो वो भी आपके सामने है। अब सोशल मीडिया पे एक कंपेन जारी है, लोगों ने खुद शुरू किया हुआ है, क्योंकि उनको लोगों को काम नज़र आ रहा है। आप देखें, अमन व अमान नंबर 1, ठीक है जी, जहाँ पे भी कोई वाक़या होता है, एक तो सबसे पहले देख लें कि पूरे मुल्क में, सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क में
दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी वाक़ हुई। बिल्कुल। ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म में आखिरी चंद पॉकेट्स रह गई हैं शवाल की, उसकी पूरी कोशिश है जनरल राहील शरीफ की कि इस साल के आखिर तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाए, और कम अज़ कम वो ये लाजमी चाहते हैं कि अगर इस साल के आखिर तक नहीं होता तो उनके होते हुए जाने से पहले जो है ये मुकम्मल हो जाए, और इसमें वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में वो कामयाबी उनको मिल भी जाएगी कुछ जिस तरह। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो फोर्सेस के दरमियान एक अहम मांगी एक कोऑर्डिनेशन राब्ते होते हैं, उसको उन्होंने बड़ा फाद और मौसर बनाया। फोर्सेस मतलब जितने भी आपके सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने डिलीवर करके दिया। सही। और फिर आप देखें कि जो जवान शहीद हो रहे हैं, साथ साथ आपके अफसरान भी शहीद हो रहे हैं, इससे भी जज्बा लोगों का बढ़ता। अब अभी बड़बेर का ही देख ले कि भाई वो उनको उन्होंने 500 मीटर से आगे नहीं बढ़ने दिया, वो जो गार्ड रूम था उससे थोड़ा सा आगे गए, वो तो एक मस्जिद की तरफ एक ग्रुप उनका चला गया, तो उसमें करीब हाँ वो गार्ड रूम के करीब, तो इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। अदरवाइज उन्होंने उनको आगे नहीं जाने दिया। 2500 वहाँ पे फैमिलीज रहती थी, खुदा ना खासा बड़ा मिसहैप हो जाता तो वो बड़ा नुकसान। वो उन्होंने लोगों ने वो कैप्टन जो असफंदियार था वो देखे, फ़ज़ाइया के जो 3 जवान उसमें जो टेक्नीशियन थे उन्होंने अपनी जानों की जो कुर्बानी दी है, हाँ मेजर था वो ब्रिगेड कमांडर उसका। तो ये सारी चीज़ें जो है कहने का मतलब ये है कि वो लोग तो अमली इकदाम से ये सारा कुछ साबित कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप सिक्योरिटी और अमनो मान को एक तरफ मिलाकर उसकी चलो बात हो गई, फिर आपकी अच्छा फिर इसका बराह रास्त तल्लक है आपकी इकानमी से। कराची की बात आपने कर दी, कराची बेहतर हुआ। 70 अरब रुपए से ज़्यादा की खरीदारी एक दिन में होती है, ईद वाले दिन, ईद उल फितर वाले दिन, ईद उल फितर के हवाले से, ये वहाँ के ताजरों के हैं। और वहाँ पे बत्ताखोरी तकरीबन ख़त्म हो गई है। वहाँ पे IG भी कहता है, रेंजर भी कहती है, आपकी हुकूमत भी कहती है, सिंध हुकूमत वो भी इस चीज़ को मानती है। ये दूसरा पहलू होगा कि इसका मुल्क की इकानमी के ऊपर ओवरऑल भी फ़र्क पड़ा। फिर आप देख लें कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, उसको आर्मी चीफ कौमी मनसूबा करार देते हैं, और वो किसने मुकम्मल करना है, उसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है जो उसको सिक्योरिटी देगी। वो भी तो वही कर रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि भाई डिलीवर अगर कहाँ पे करने का कोई मामला आता है वो तो हमें सिर्फ दूसरी साइड पे नजर आता है। इस सिविलियन एरिया जो है बलूचिस्तान का, वहाँ भी FWO उसको 850 किलोमीटर सिविलियन इदारे अगर अपना किरदार अदा करें तो कभी भी नहीं होगा। अब स्वाद क्लियर हुए कितना अरसा हो गया, 2009 में 2008-9 में उन्होंने करके उसके हवाले के जनूबी वज़ीरिस्तान किसका काम है, सिविल इदारे वहाँ पे, पुलिस बाकी इदारे, फौज का कोई शौक तो नहीं वहाँ पे बैठने का। लेकिन भाई जब आप खुद ही डिलीवर नहीं करेंगे तो वहाँ पे कौन जाएगा। दो चीजें था, देखो आपके क्वेश्चन के दो थे ना, एक ये था कि क्या पॉलिटिकल लीडरशिप नाकाम हो गया कि सारी की सारी तवज्जो आर्मी की तरफ चली गई, और दूसरा ये था कि एक्सटेंशन के हवाले से देखिए सर्विस डिलीवरी जो भी करेगा ना, खा वो आप करें, खा आप सम्राट मीडिया करें, ब्यूरोक्रेसी करें, सियासतदान करें, फौज करे, जो भी करेगा सर्विस डिलीवरी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जमहूरियत क्या है, अवाम के लिए, अवाम से अवाम के लिए ना। तो जब जमहूरियत के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये देखिए जमहूरियत सिर्फ ये नहीं है कि पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, सूबाई असम्बली हो, जमहूरियत के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी एक चीज़ का नाम है। अगर जमहूरियत के अलमबरदार जमहूरियत के बेसिक सतून्स पूरे नहीं करेंगे तो सर्विस डिलीवरी कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से सपोर्ट करेंगे उसको। एक चीज़ ये समझने वाली है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो अगर यही सर्विस डिलीवरी पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही होती तो लोग सारे के सारे जो है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नहीं तो ये सियासी क़यादत नहीं उनको असाइन किया ना, वो तो एक इदारा है मुल्क का, ज़ाहिर है हुकूमत है, हुकूमत ही चलाएगी ना उसको, हुकूमत के कहने पे वो काम करेंगे। दो चीजें होती हैं, एक होता है हुकूमत की भी बल्ले बल्ले कर देते हैं फिर नहीं, वही है ना, हुकूमत ने सारे फैसले किए हैं, सियासी क़यादत ने मिलकर सारे फैसले किए हैं। जो चीज़ नजर आती है ना, अगर हुकूमत ने फैसले, ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के मुत्तफिका फैसले हैं, तो इन फैसलों पर अमल दरामद पर जब चूं चरां की जाएगी, जब शोर मचाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो पिक एंड चूज करना चाहते हैं। सही, ये अवाम जो है ना, अवाम समझदार है बड़े, अगर वो चूं चरां ना करें और जो फैसले किए हैं उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड अमल होने दें, जो भी आता है उसकी जद में, तो फिर लोग कहेंगे कि यस दिस इज द पॉलिटिकल लीडरशिप हु इज एम्पावरिंग योर सिक्योरिटी इदारे, और जो भी चीजें हैं कि जनाब आप जो करना चाहते हैं। खालिद साहब ये बात समझ पे, नंबर 2 आपको मैं एक और चीज बताऊं कि ये जो 4 साल की बात है ना, ये 4 साल की बात सिर्फ आर्मी चीफ के लिए नहीं है, ये 4 साल की बात पार्लियामेंट के लिए भी है। ये 4 साल की जो प्रपोजल है ये क्रॉस द बोर्ड इदारों के लिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम के अंदर सब्र तहम्मुल कम है, बहुत जल्दी हम जज्बाती फैसले करते हैं, और इसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत का इत्तफाक राय भी पाया जाता है। लेकिन ये मामला है अगली टर्म्स के साथ, जो आर्मी चीफ या
मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से पूछा गया था आर्मी चीफ के 4 साल के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर नवंबर 2016, इट मीन नेक्स्ट टर्म। तो हुकूमत की अगली पार्लियामेंट में भी वो 4 साल की हो, प्राइम मिनिस्टर अगला 4 साल का हो, तो आर्मी चीफ भी अगला शायद 4 साल का ही हो, सर्विसेज चीफ जितने भी हैं, सिर्फ आर्मी चीफ नहीं होगा, सर्विसेज चीफ सारे के सारे 4 साल होंगे, ताकि एक कोहेरेंस आपके सिस्टम के अंदर हो कि इनके भी अगर 1 साल टेन्योर बढ़ा दिया जाता है, उनका एक कम किया जाता है, ताकि उन 4 सालों के अंदर ये जो शोर शराबे तरीके हैं वो उतार दो, गिरा दो, कर दो, ये भी ज़रा कम हो जाए और लोगों में सब्र जो है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस बनता जाए। फिर आप बेशक 5 साल करते हैं, अमेरिका के अंदर भी तो 4 साल से नहीं, ये बात एक्चुअल वो सारी सिचुएशन नहीं, बात मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि पिछले साल के धरनों के बाद अब फैसले सारी कौमी क़यादत बैठ के करती है, सियासी, फौजी और सिविल जो क़यादत है वो, और मुतफ़िका फैसले होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट आता है, फौजी अदालतें हैं, आर्मी एक्ट में तरमीम होती है, भले भले किसी एक की हो रही है। उसकी रीज़न है, मैं ये बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप खुद ये इंप्रेशन देती है कि हमें ये बअमर मजबूरी फैसले करने पड़े, वो दहशतगर्दी की वजह से ना, वो नो वो इसको तो यही कहते हैं ना। नहीं, बहुत सारे आपके पॉलिटिशियंस ये तासुर देते हैं कि भाई हम ना करते तो हम पार्लियामेंट ही ना होती। मतलब ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिसीजन किया है आप उसको ओन करें, आप स्टैंड करें, आप खड़े हो जाएं। सदी साहब, लेकिन आप खड़े नहीं होते, आप करते, आप डिसीजन करते हैं और फिर कहते जी हमें तो उन्हें दंड, क्या करते जी, वो बैठे थे हाथ बांध के, उनके हाथों में स्टिकें थी, बूट पहने हुए थे उन्होंने, कि जी हाँ जी दसो किसको इतराज है। अब उनके सामने कौन बोले? ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए, जब वाकया होता है आर्मी चीफ बटबेर का हुआ, हुकूमत को भी पता था ना, सबसे पहले कौन गया? आपका आर्मी चीफ गया, आपका एयर चीफ पहुंचा, बाद में मियाँ साहब को याद आया कि मुझे भी जाना चाहिए, चले गए। इमरान खान जिसकी हुकूमत थी वो तो गया ही नहीं। ये चीजें लोग नोट करते हैं ताराजर साहब, देखिए ओनरशिप लेनी होती, ठीक है, वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ करना तो नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे गए, उन जवानों से मिले जिन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उस बेस में गए, उस वक्त गए जबकि दहशतगर्दों के अब थोड़ी देर पहले ही उनको सबका सफाया किया था, वहाँ पे वो पहुँच गए, एक एक सूरत हाल वो करते रहे। भाई इस वजह से उनकी शाबाश और बल्ले बल्ले हो रही कि वो जो कर रहे हैं वो ज़मीन पे हमें नज़र आ रहा है, आप जो कर रहे हैं वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताइए, अब चलें ले लें मिसाल, आप उनकी जो हमायत करें, मैं कोई मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती तौर पे ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे बताइए क्या बना उस स्कीम का? वज़ीर आज़म की लैपटॉप स्कीम कहाँ गई? वज़ीर आज़म की कर्जा स्कीम यूथ के लिए कहाँ गई? कितने हज़ार नौजवानों को मिला, कर्जा मिला? नेशनल बैंक ने पिछले दिनों इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने इजहार बर्मी किया, भाई वो उनको जिनको सब कुछ क्लियर हो गया उनको अपने पैसे जारी नहीं किए। 6 से 7 प्रोग्राम हैं वज़ीर आज़म यूथ के, वो किधर गए सारे? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अगर 1200 रुपया आपकी गवर्नमेंट देती थी पीपल्स पार्टी की, तो उस वो नज़र आता था, वो फरजाना राजा वो सारा कुछ वो करके तो देती थी ना, क्योंकि इतना पैसा दे दिया, इतने खानदानों को दे दिया। अब मारवी मेमन साहबा हैं, वो विजिट ज़्यादा करती हैं, पैसे तो उनके पास है नहीं, वो रखा हुआ है, वो डार साहब ने अपने पास रखा हुआ है, वो डार साहब जिसको पैसे देते हैं वो सिर्फ डार साहब नज़र आते हैं, जी आज इतना आ गया, आज इतना चला गया। वो मियाँ साहब वो मियाँ साहब के रिश्तेदारियाँ हुकूमतों में मत चलाएं, कारोबार की तरह मुल्क को ना चलाएं, मुल्क को रियासत की तरह चलाएं, रियासत समझ कर चलाएं तो मामला बेहतर होंगे। वरना ये फिर लोग जिस तरह जा रहे हैं ना, ये रुझान फिर ये फ़रोग पाएगा, ये मुहिम की शक्ल इख्तियार करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद साहब, ख़ालिद जमील साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां असांजे महिमाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। अॼु सेप्टेम्बर जो आख़िरी ॾींहुं आहे, असांजा महिमान इहो ई था चवनि त जेको नओं महीनो आहे अक्टूबर जो, उहो गहरो साबित थींदो, ख़ासि करे सियासतदाननि लाइ। ऐं रुॻो इहो जेको एक्शन हिन वक़्तु सिंध में थींदे नज़र अचे पियो, उहो बाक़ी ॿियनि सूबनि ताईं बि पकिड़जंदो, ऐं वॾा वॾा नाला आहिनि जेके पकड़ में अची सघनि था। ॾिसूं अॻिते थिए छा थो, पर ओवरऑल असांजी जेका सियासी क़यादत आहे उनजो जेको अवाम वटि तसुरु आहे उहो तमामु ख़राबु थींदो पियो वञे। ऐं उन हवाले सां जेकॾहिं सियासी क़यादत हिन वक़्तु ई होश खां कमु न वरितो त शायदि असां माज़ी वांगुरु वरी कंहिं ॿी दुबण में फाथी पऊं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं असांखे ॾींदो इजाज़त। अला भाई।